हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की। तो क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, पहले समझें क्राइसिस क्या है। क्राइसिस वो सिचुएशन है जो अनफोर्सीन है, अचानक से उत्पन्न हो गई है। अब वो हमारे अपने काम की वजह से या गलतियों की वजह से हो सकती है और किसी और की वजह से भी हो सकती है। तो जो पेरेटो प्रिंसिपल मैंने बताया था, पेरेटो प्रिंसिपल ऑफ 20-80, 20% थिंग्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो क्राइसिस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अब यहाँ पेरेटो प्रिंसिपल लगा के 80% इज इन आवर कंट्रोल, वी हैव टू हैंडल। अब बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल में क्राइसिस नहीं है, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, आपके दोस्त का या आपके किसी फैमिली मेंबर का, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ना आपकी कोई गलती है इसमें, लेकिन हैंडल आपको करना है। अब आपके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, आपका एसएसबी भी आ रहा है, आपका फुटबॉल या क्रिकेट मैच भी आ रहा है। तो प्रॉब्लम कभी अकेले नहीं आती है, मैं पहले बता चुका हूँ। जब आती हैं तो इकट्ठी होके आती हैं, चारों तरफ से प्रॉब्लम आती हैं और हैंडल आपको करना है। 80% पावर अभी भी आपके हाथ में है हैंडल करने के लिए। तो हैंडल करना, क्राइसिस मैनेजमेंट करना एक बात है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम अपनी लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करें, या हमारी वजह से कोई क्राइसिस सिचुएशन हमारे लिए या किसी और के लिए ना हो। सेल्फ मैनेजमेंट ये तो हम कर ही सकते हैं, यही हम करने में चूक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। अब देखो, आज हम बात करते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स की। तो आइजनहावर मैट्रिक्स में उन्होंने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 4 क्वाड्रेंट हैं, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट को मिला के क्वाड्रेंट 1 बन गया, और इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट को मिला के क्वाड्रेंट 2 बन गया, और अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट 3, और अर्जेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट 4। तो अब ये क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 हैं क्या, और हमारा इनसे कैसे वास्ता पड़ रहा है, हमें ये समझना क्यों जरूरी है। देखो, क्वाड्रेंट 1 है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, ये क्राइसिस मैनेजमेंट की बात आ गई। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पूंछ में आग लगी, द टेल इज ऑन फायर। अब कुछ करना ही है, करो या मरो या भुगतो। अब कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई बचाव नहीं है, करना ही है। तो देखो, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें से कुछ योगदान आपका अपना भी होगा और कुछ सर्कमस्टेंशियल है, जो किसी और के कारण से क्राइसिस हो गया है। तो आप लीडर हो, आपको अपने को तो मैनेज करना है, दूसरों के कारणों से जो क्राइसिस क्रिएट हो रहा है आपको उसको भी हैंडल करना है, उसका भी सॉल्यूशन निकालना है। अब चलो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। आपके दादाजी बीमार हो गए अचानक से, क्वाड्रेंट 1 एक्टिविटी हो गई, अर्जेंट हो गया, यू हैव नो कंट्रोल। अब दादाजी बीमार हो गए, इसमें आप क्या कर सकते हो? तो दादाजी की केयर करना है, दादाजी को लुक आफ्टर करना है। अब आपका भी एग्जाम सिर पे आ गया है, दिस वॉज अंडर योर कंट्रोल। आप टालते रहे उस समय कि कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है, अभी तो 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, हो जाएगा, कर लेंगे। अब आपने तो सोचा भी नहीं था कि दादाजी बीमार पड़ जाएंगे इसी टाइम पे
बेचारे दादाजी की क्या गलती है। तो अब गलती किसकी है? गलती तो आप ही की हुई ना, कि आपने क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी समय रहते हैंडल नहीं करी। दिस वॉज ए क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी विच वॉज इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अभी कल नहीं एग्जाम है आपका, अभी 2 महीने बाद है, 6 महीने बाद है। तो आपने कहा क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी है, चलो यार ठीक है, पिक्चर देख लेते हैं, घूम के आ जाते हैं, थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में प्रिपरेशन कर लेंगे। तो अब ये क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी क्वाड्रेंट 1 में आ गई, अर्जेंट हो गई, इमरजेंसी हो गई, क्राइसिस हो गया। अब करो क्राइसिस मैनेजमेंट। अब दिन में दादाजी को देखो, रात को पढ़ाई करो। तो यही हम फायर फाइटिंग हर समय करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं टेल इज ऑन फायर। हम अपनी पूंछ में खुद ही आग लगा लेते हैं। क्यों? क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी नहीं करी। चलो एक तो हो गया कि किसी और की वजह से क्राइसिस हुआ, तो आप कहोगे सर मेरी सारी गलती थोड़ी है, अब देखो थोड़ा तो दादाजी। तो क्राइसिस मैनेजमेंट आपने करा, क्राइसिस दादाजी की वजह से उत्पन्न हुआ। कल आप भी दादाजी बनोगे। तो नॉट दैट ब्लेम गेम कि क्या दादाजी अभी बीमार पड़ना था आपको भी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट ब्लेम गेम। अब दूसरी क्राइसिस क्या हो सकती है जिसमें आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक तो मैंने बताया कि कंट्रीब्यूटरी था आपका, कि आपने पढ़ाई नहीं करी और इस समय दादाजी भी बीमार पड़ गए, आपने पढ़ाई नहीं करी थी, तैयारी नहीं करी थी। अब दूसरा क्या है, आप अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, दौड़ने नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। अब एग्जाम का भी स्ट्रेस है, एग्जाम्स भी आ रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर है। ये सारे प्रेशर का नतीजा क्या हुआ, आप बीमार पड़ गए एग्जाम के टाइम पे। कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? नो वन एल्स अदर देन यू। तो ये आपकी क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी थी, प्रिपरेशन, प्लानिंग। इसको आप बड़े आराम से टाल सकते हो। ये जल्दी क्या है, बहुत आराम से टाल सकते हो। लेकिन अगर टालोगे, अगर पोस्टपोन करोगे, तो ये क्वाड्रेंट 2 से खिसक के चुपके से क्वाड्रेंट 1 में आ जाएगी, क्राइसिस के फॉर्म ले लेगी। और तब आप सारे और काम छोड़ के, और काम कौन से होंगे? क्वाड्रेंट 2 के ही होंगे वो काम। वो क्वाड्रेंट 2 के काम, प्लानिंग, प्रिपरेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, शार्पनिंग द सॉ, ये क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज आप नहीं करोगे तो ये धीरे से क्वाड्रेंट 1 में आ जाएंगी, क्राइसिस बन जाएगा। और अब आप खुशी खुशी करो, अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दादाजी भी बीमार पड़ गए, मेरा भी एग्जाम है यार, और सिस्टर को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, और मम्मी को, मौसी को मिलने भी जाना है। फैमिली के, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली टास्क सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो कितने सारे काम आ गए, ये सब क्वाड्रेंट 1 में आ गए, क्वाड्रेंट 2 में थे। अगर पहले से आप खुद भी और हमारे फैमिली मेंबर्स भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अलोन अबाउट यू ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, दैट एवरीवन शुड नो एंड अंडरस्टैंड कि अगर हम चीज को टालेंगे तो वो जबरदस्ती हमारे पास प्रॉब्लम बन के आ जाएगी। तो बेटर है कि समय रहते आप उस पर सुधार कर लो। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, पुरानी कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एक छोटा सा अभी आपको कपड़े की मरम्मत करनी है, थोड़ा सा छेद हुआ है, आपने एक टाँका लगा दिया उसमें सिलाई का, अगर नहीं लगाओगे आज तो कल और ज़्यादा फट जाएगा, तब शायद 9 टाँके लगाने की ज़रूरत पड़े। तो ये सब चीज़ें हमारी
अपना रूटीन हमें बनाना है, अपनी हैबिट हमें बनानी है। देखो एसएसबी क्लियर करने के लिए आप बोलोगे मैं टीएटी की मैंने सर 10 स्टोरी कर ली, 50 कर ली, एसआरटी सारी तैयार कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, नथिंग विल वर्क। कोचिंग विल नॉट वर्क। It is you changing your own lifestyle, the way you act, the way you perform, the way you respond to given situations in your day-to-day life. और एसआरटी में भी यही तो पूछ रहे हैं आपसे। कुछ आपकी फैमिलियर सिचुएशंस है, कुछ अनफैमिलियर है, कुछ नोन है, कुछ अननोन है। आपसे पूछ क्या रहे हैं? यू आर गोइंग टू कैच अ ट्रेन, योर फादर स्लिप्ड ऑन ए बनाना पील, गॉट हर्ट। अब क्या हो गया? ये तो आपने फोर्स ही नहीं करा था ना कि पापा भी साथ जा रहे थे और केले का छिलका किसी ने डाला होगा और उनका पाँव फिसल गया और उनको चोट लग गई। अब क्या करोगे? तो क्वाड्रेंट 2 में आपको क्या करना चाहिए था? टाइम लेके जाते ना आप। अब घर से निकलते निकलते आपने लेट कर दिया। अब 5 मिनट का तो रास्ता है, पहुंच जाएंगे, ट्रेन तो अभी, अरे ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं, वेयर इज द हरी। ये क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी थी, आपने इग्नोर कर दिया। आप पहले टाइम से समय मार्जिन रखते हुए आप नहीं निकले। ट्रैफिक जैम हो गया, अरे क्या करें, अब तो ट्रेन छूट जाएगी, भागो भागो, क्या करें, कहीं नहीं निकल सकते। ये क्राइसिस बन गया। अब आप क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हो और आधा घंटा पहले निकलते। तो ये सारी क्राइसिस वाली सिचुएशंस बहुत सारी हम अपनी प्लानिंग में लेकर नहीं आते इनको। लास्ट डे लास्ट मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। यही गलती कर रहे हो आप। अगर आप प्लानिंग करके चलोगे, दोज हु स्वेट इन पीस डू नॉट ब्लीड इन वॉर। आज मेहनत करोगे, आज जान लगाओगे, आज ताकत लगाओगे, ये नहीं सोचोगे कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। यू आर अवॉइडिंग इट, पोस्टपोनिंग इट। तो ये करने से आपको नुकसान होगा, यही आपकी आदत पड़ जाएगी और जाने अनजाने आपके एसआरटी में ये सिचुएशन आ जाएगी, टीएटी में भी ये सिचुएशन आ जाएगी, बिकॉज दिस हैज एनग्रेव्ड नाउ इन योर सबकॉन्शियस। ये सबकॉन्शियस में आ गया, अरे ठीक है देखा जाएगा, बहुत टाइम है, अरे जल्दी क्या है। आप अगर कर रहे हो, आपके दोस्त भी आगे कर रहे हैं, अरे यार क्यों लगा पड़ा, अभी तो 2 महीने है। तो इट इज अप टू यू टू डिसाइड। तो you want to set your tail on fire or let the circumstances set your tail on fire, and then if you run, the fire will spread more and engulf you. तो इस क्राइसिस में झुलस जाओगे। अब क्राइसिस अगर हो गया तो माइंड को कूल रखो, शांत रखो और शांति से आप एक्शन लो, फिर प्रायोरिटाइज करो, रिप्रायोरिटाइज करो। जैसे आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में करते हो। आप घर से निकले थे पिकनिक के लिए और वहाँ पर आपने देखा कि किसी का डाकू आ गए, वो मूर्ति लूटेंगे, वो ट्रेन की फिश प्लेट निकाल दी, वो स्मगलर्स आ गए, 4-5 प्रॉब्लम आ गई और एक बंदर भाग गया। तो आप कहते हो सर बंदर भाग गया तो क्या है, ये तो कोई ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। आपके लिए नहीं है, उसके लिए है। तो इसको भी प्रायोरिटी में डालोगे आप। चलो अब ये बहुत बात हो गई, लो बात कर लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम आपकी क्वाड्रेंट 1 में क्या है? क्वाड्रेंट ऑफ नेसेसिटी है ये, जो बहुत ज़रूरी काम है, इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी हो गए। अब ये टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, इनको अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो जैसे डेडलाइंस हैं, कोई आपको एसएसबी का फॉर्म भरना था, बहुत और कामों में बिजी हो गए, भूल गए, अब लास्ट डे आ गया, तो ये क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी थी, आपने नहीं करी, क्वाड्रेंट 1 में आ गई, ये डेडलाइन है, नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, 6 महीने आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इम्पेंडिंग डेडलाइंस, क्राइसिस, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, किसी और तरीके की इमरजेंसी कोई भी आ गई तो ये क्राइसिस हो गए। उसके बाद में रिजॉल्विंग इमीडिएट प्रॉब्लम्स, कोई अचानक से समस्या खड़ी हो गई, आ गई। और इसी तरीके के
जो काम है आपके, वो आपके अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में आ गए। चलो घर का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी दीदी हैं या आपकी भाभी हैं, बच्चा है एक छोटा आपका उनके पास है घर में। अब ये बच्चा रो रहा है और चिल्ला रहा है, और भाभी को ब्रेकफास्ट भी बनाना है, भैया को भी देना है, उनको अपने ऑफिस भी जाना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। भाभी क्या करेगी या सिस्टर क्या करेगी? डेलीगेट करेगी, आपको बुलाएगी, जरा इस बच्चे को बाहर घुमा के ले आओ। तो ये जो प्रॉब्लम थी, शी हैज़ टू डू फायर फाइटिंग फॉर 3-4 urgent and important tasks at the same time. The deadline is at the same hour. तो डेलीगेशन ये आ गई क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 एक्टिविटीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। आपके एंगल से देखो, हर एक का एंगल अलग अलग होगा, हर एक की प्रायोरिटीज अलग अलग होंगी। तो सिस्टर ने या भाभी ने आपको बच्चा पकड़ा दिया, भाई घुमा के लाओ जरा इसको। अब आप बच्चा हिला रहे हो, उसको मार्केट लेके जा रहे हो, टॉफी चॉकलेट दिला रहे हो, बच्चा चुप ही नहीं हो रहा। तो बच्चा आपसे ज़्यादा होशियार है, उसको पता है कि बेटा अभी तो तुम सब कुछ करोगे, आई एम द किंग। तो आप हिला रहे हो, घुमाने ले जा रहे हो, गुब्बारा दे रहे हो, बलून दिखा रहे हो, कुछ टॉयज दिखा रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, खैर आप हैंडल कर रहे हो। आपके लिए वो क्वाड्रेंट 1 एक्टिविटी बन गई। आपका कोई योगदान नहीं था इसमें, उस बच्चे को रुलाने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन हैंडल आपको करना पड़ रहा है। तो आपके लिए क्वाड्रेंट 1 हो गई, और आपकी दीदी या भाभी ने अपनी क्वाड्रेंट 1 एक्टिविटी को क्वाड्रेंट 3 में शिफ्ट कर दिया, डेलीगेट कर दिया। ये टास्क डेलीगेट करा जा सकता था, तो डेलीगेट कर दिया। आप भी करो, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अकेले नहीं हैंडल कर पा रहे हो, डेलीगेट करो। वहाँ पर देखो, मैं आपको कहता हूँ कि डोंट आस्क फॉर हेल्प। टीएटी में आप ये कहो कि ही आस्क फॉर हेल्प, द भाभी आस्क फॉर हेल्प, द दीदी आस्क फॉर हेल्प। तो डोंट यूज द वर्ड आस्क फॉर हेल्प, आप वहाँ कह दो शी डेलीगेटेड, शी कॉल्ड हर ब्रदर एंड गेव इट टू दिस टास्क टू हिम। तो डेलीगेट वर्ड यूज कर रहे हो, वो बेटर है। आस्किंग फॉर हेल्प पे थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट इसमें ले जा सकते हैं कि यू आर लीनिंग ऑन हेल्प, यू कैन नॉट फंक्शन विदाउट समवन्स हेल्प। तो चलो ये पॉइंट आया, तो मैंने कहा यहाँ आपको यहाँ ही समझ लो आप इस बात को कि डेलीगेट वर्ड याद रखो, हेल्प, आस्किंग फॉर हेल्प को अवॉइड कर लो। तो डेलीगेट कर दिया आपने, तो ये है क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन भी इसको हम बोलते हैं। तो अब जैसे कभी कोई आपकी नॉट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ़ोन कॉल आ गई, तो आप अटेंड करोगे ही करोगे, क्या पता क्या है कॉल में। कई बार तो आप तो ट्रू कॉलर में नाम आ जाता है, तो आप देखते हो यार इसका है, टाइम वेस्ट करेगा। तो क्वाड्रेंट 4 की एक्टिविटी आपने अवॉइड ही कर दी पहले। ये क्वाड्रेंट 4 है, जो टाइम वेस्टर्स हैं, क्वाड्रेंट 4 एक्टिविटी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेलीफोन कॉल है, कुछ नहीं यार, खाली बैठे थे, चले यार तू क्या कर रहा है, मैंने सोचा तेरे ही पास मिलने आ जाते हैं, बैठ भाई 2 घंटा तू भी खराब कर। तो ये टाइम वेस्टर्स है। अब इन टाइम वेस्टर्स को, अब मैंने क्वाड्रेंट 1 2 3 4 चारों के बारे में आपसे बात कर ली, तो इन टाइम वेस्टर्स को आप एलिमिनेट कर दो, हटा दो, अवॉइड कर दो। बुरा लगेगा ना, दोस्त को बोलो यार आज बहुत बिजी हूँ, आज नहीं बैठ सकता, तो आपने अपना टाइम सेव कर लिया। जो क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज़ हैं उनको शेड्यूल कर लो, प्रोग्राम कर लो, और फिर फॉलो करो उसको। प्रोग्राम तो बहुत बना लेते हो, सब लोग बना लेते हैं, अब कल से ये करेंगे, ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, अब बस एग्ज़ाम आपका मेरा निपटा, फिर मैं तो पूरा एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट डे से अरे यार 1 घंटा और सो लेते हैं, बहुत मेहनत करी थी, वो प्रोग्राम सारे धराशायी हो जाते हैं। तो जो शेड्यूल बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, उसको फॉलो करो, फालतू मत बनाओगे। बड़ी बड़ी लिस्ट बना दी, ये कर दिया, एक्सेल शीट में बना दिया, सर मैंने तो इसमें बना दिया, लिख के अपने रूम की वॉल पे टांग दिया बड़ा बड़ा लिख के, अब तो मैं करूँगा ही करूँगा। और जब करने का टाइम आया
तो फिर ढीले पड़ गए। तो ये भी ध्यान रख लो कि अगर आपने प्लान करा है तो मेटिकुलसली उसको फॉलो करो। पहले सोच समझ के वर्केबल प्लान, वर्केबल शेड्यूल बनाओ कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। और जब कर सकते हो तो फिर आपने ही प्लान करा था, फिर उसको जरूर करो। तो शेड्यूल बना लोगे आप तो क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज आपकी बढ़ जाएंगी। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। अब देखो, व्हेन माय चिल्ड्रन वर स्मॉल, तो उनको शुरू से आदत डाली गई थी कि आप अपना सुबह स्कूल जाना है, रात को यूनिफॉर्म अपनी लगा के रखोगे, अपना बैग तैयार करके रखोगे, और बुक्स टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स लगाओगे, और शूज़ पॉलिश करके रखोगे। क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी थी, सुबह कभी क्राइसिस नहीं हुआ। टिफिन बॉक्स निकाल के रखोगे। तो ये प्रिपरेशन है। ये एग्जाम्पल मैंने एक आपको दिया छोटे बच्चों की लाइफ से कि पेरेंट्स को कैसे ट्रेन करना चाहिए अपने बच्चों को। तो अब आप बड़े हो गए हो, जो भी आपकी पेरेंट्स ने अच्छे से आपको ट्रेन करा है, अब अगर उसमें कुछ आपको इश्यूज आ रहे हैं तो अपने आप में ऑटो करेक्शन करो, सेल्फ करेक्शन करो। ये सारी चीज़ें प्लानिंग एंड प्रिपरेशन पार्ट है। ये शेड्यूल बनाना है हमने, तो इस पर ज़्यादा फोकस दो। अगर इस पर फोकस करोगे तो बाकी तीनों जो रिमेनिंग 3 क्वाड्रेंट्स हैं वो सारे बिल्कुल सिमट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई क्राइसिस आएगा ही नहीं। अनफोर्सीन सिचुएशंस तो होंगी हमेशा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अनफोर्सीन सिचुएशंस, बट जो हमारी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड हैं उनमें से कोई क्राइसिस सिचुएशन में नहीं आएगी। अब देखो, एक SRT अभी आई थी डिस्कशन में कुछ दिन पहले। तो ही वॉज गोइंग टू रिसीव हिज फादर एट द एयरपोर्ट। ही गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम। अब किसी ने कहा कि सर ही ओला बुला दी, सर उसने पापा के लिए बोल दिया, ओला को बुक कर दी। किसी ने कहा पापा अपने आप ही आ जाएंगे, समथिंग और दी अदर। अब ये आपके माइंड में जो चीज दिमाग में घुसी हुई है, सेटल है, एस्टेब्लिश है, उसके हिसाब से आप अपने रिस्पॉन्सेस दे रहे हो और साइक रीड कर रहे हैं। आई जस्ट आस्क्ड देम कि आप रेलवे स्टेशन जाते हो या एयरपोर्ट जाते हो तो कितना मार्जिन लेके जाते हो? आपने कैब बुलाई, आप कैब से जा रहे हो, तो एयरपोर्ट पे अगर फ्लाइट 11 बजे लैंड करनी है और आपके घर से 1 घंटे का रास्ता एयरपोर्ट का है, तो क्या आप घर से 10 बजे चलोगे? अगर 10 बजे चलोगे तो आपने क्वाड्रेंट 1 वाला एक्शन करा है। अब आप क्राइसिस में फंस सकते हो, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन आपने नहीं करी। आप 9 बजे क्यों नहीं चलोगे? आप 9:15 पे क्यों नहीं चलोगे? आप 9:30 पे क्यों नहीं चलोगे? तो अगर आप चलते हो कि हम तो 10 बजे चलेंगे, 11 बजे वहां पर फ्लाइट आएगी, मैं तो पहुंच जाऊंगा टाइम से, तब आपके माइंड में ये आंसर आएगा कि अब क्या करें, क्राइसिस मैनेजमेंट कर लें। क्या क्राइसिस मैनेजमेंट? ओला को बोल दो, या पापा तो आ ही जाते हैं, पापा की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पापा अपने आप आ जा रहे हैं, पापा अपने आप आ जाएंगे, तो तुम क्यों जा रहे थे लेने उनको? तो जो आपका प्लान था वो फेल हो गया। आपने अनफोर्सीन सिचुएशन को फोर्सी नहीं करा कि जाम भी हो सकता है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो सकता है, तो आपने उसके लिए मार्जिन नहीं रखा था। तो आपका रिप्लाई आ रहा है और साइक देख रहा है आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, आपकी क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज साइक को दिखाई पड़ रही हैं कि ये लास्ट मिनट करने वाला है, प्लानिंग नहीं करके चलता, मार्जिन लेके नहीं चलता है, इसलिए क्राइसिस में फंस रहा है। तो ये चीज़ों आप देखो कि आपका रिप्लाई कैसे इफेक्ट हो गया। तो अगर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आप सही तरीके से चल रहे हो, शार्पनिंग द सॉ जिसको कहते हैं, अगर लड़ाई लड़नी है तो हथियार पहले से धार लगा के रखो। जब जंग छिड़ गई, लड़ाई शुरू हो गई, अब आप निकले हो तलवार लेके, तो या तो आप किसी को मार ही नहीं पाओगे, उसकी तलवार से आपकी गर्दन कट जाएगी। तो अगर लड़ाई लड़नी है तो पहले से अपने
हथियार पहले से आप शार्प करके रखोगे। तो ये आपकी शार्पनिंग द सॉ, जिससे पेड़ काटना है तो आप पहले से आरी को धार लगा के रखोगे। यहाँ पर फोरसाइट बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज़ में। दूर की सोच, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, ये चीज़ें यहाँ पर काम आती हैं। इसके बाद में रिलेशनशिप। अब कई काम, जैसे चलो एक एग्जांपल और बात कर लेते हैं कि दादाजी, मैंने बताया कि बीमार पड़ गए, पापा आपके घर पे है नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम से 2000 किलोमीटर दूर टेम्परेरी ड्यूटी पे गए हुए हैं, ऑफिस के काम से गए हुए हैं। मदर उसी दिन स्लिप कर गई, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, वो इमोबाइल हो गई। सिस्टर का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने गई है, अब रह गए आप। दादाजी हॉस्पिटल में आईसीयू में, मम्मी का फ्रैक्चर, उठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, कोई काम नहीं कर सकती। दीदी हेल्प कर देती, वो एग्ज़ाम देने आउट ऑफ स्टेशन गई है, 2 दिन 3 दिन के बाद आएगी। आप प्रायोरिटाइज करो, क्राइसिस मैनेजमेंट करो। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आपकी क्रिएशन नहीं थी। अब चौथी प्रॉब्लम और मैं ऐड कर देता हूं कि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम भी था, तो ये डिफिकल्टी और ऐड हो गई। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका एग्जाम है, आपके दादाजी जो आईसीयू में हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मदर का तो प्लास्टर चढ़ गया, तो अभी शी हैज टू रिकूपरेट, तो उनको रेस्ट की ज़रूरत है। वो अभी क्राइसिस वाली सिचुएशन अब नहीं है, लेकिन इमोबाइल है। दीदी अपनी पढ़ाई करके गई है एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आपका कंसर्न उससे नहीं है। ओनली थिंग इज दैट शी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर हेल्प। तो आप गए दादाजी का इलाज के लिए, फादर को फ़ोन पर कंसल्ट करा, मदर को कंसल्ट करा, डॉक्टर को बात करी, और आपने उनको एडमिट करा दिया, आईसीयू में एडमिट हो गए। अब आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई थोड़ी देर तू यहाँ बैठ जा, और मैं थोड़ा सा मम्मी को डॉक्टर को दिखाना है, वो दिखा के करके आता हूँ, और मेरा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम दे के आता हूँ। दादाजी का अरेंजमेंट आपने कर दिया। तो अब जब इम्पोर्टेंस उसकी आपने हैंडल कर ली, तो उसके बाद में आप, जब वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा, नॉट इम्पोर्टेंट हो गया, तो आप डेलीगेट कर सकते हो। तो आपने अपने दोस्त को बोला कि इसको आप थोड़ा यहाँ पर मेरी हेल्प कर दो, और हॉस्पिटल में थोड़ा सा लुक आफ्टर कर लो, कि डॉक्टर्स अगर किसी बात को बोलते हैं तो यू कैन हैंडल दैट। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग है। बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड, ये क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग। संबंध बना के रखो, संबंध सुधारो, अच्छे संबंध रखो, नेटवर्किंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी है। अगर आपने दोस्त बनाए ही नहीं है तो कौन वहां पर खड़ा होगा? अगर आपकी रिलेटिव से पटती नहीं है, पड़ोसियों से निपटती नहीं है, तो कौन खड़ा होगा? तो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग भी तो आप साथ के साथ कर रहे हो। क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी ये भी है, विच विल हेल्प यू इन क्वाड्रेंट 1 क्राइसिस। क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोस्ती आपने बना के रखी है, या आपके पड़ोसी हैं, या रिश्तेदार हैं, मामा जी हैं, कोई भी है, तो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग आपने, अपने पेरेंट्स ने, आपके मदर ने बना के रखी है, तो वो आज बुरे वक्त में वो काम आ जाएंगे। आप एग्ज़ाम भी दे आए। अब खाने की बात आई तो खाना जोमेटो स्विगी ऑनलाइन मंगा लिया। आपको बनाना आता है तो आपने बना दिया। तो ये बनाना, खाना बनाना आता है, ये भी क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी है। तो कुछ तो कभी ऑमलेट और मैगी के अलावा भी तो कुछ बनाना सीखते, तो नहीं सीखा तो अब सीख लो, देयर इज नेवर टू लेट। तो आई होप कुछ समझ में बात आई होगी कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है। क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज, प्रिपरेशन, प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की बात कर लें, आपको एग्जाम देने गए, स्कूटर स्टार्ट करा, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है क्योंकि सर्विस नहीं कराई थी।
तो ये क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी थी, मेंटेनेंस। तो क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यही समझाना मेरा मकसद था आज की इस वीडियो में, कि क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब लिस्ट बना लो, अपने रूटीन चेंज करो, अपनी हैबिट चेंज करो, अपनी आदत चेंज करो, समय से पहले निकलो, पहले से तैयारी करके रखो और बी प्रिपेयर्ड कि अगर कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मेरे पास फीडबैक आता है कि व्यूअर्स बहुत देखते हैं, उनमें से 30, 40, 50% ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। तो अगर आप भी उनमें से हो कि देख के जा रहे हो, वीडियो मेरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन दबा दो और शेयर भी कर दो अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उनका भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।